नमस्कार। भूगोल विषय के इस लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है भारत में ऊर्जा संसाधन। तो आज हम अपनी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और विश्लेषण करेंगे भारत में ऊर्जा संसाधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा का। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। एनर्जी रिसोर्सेस यानी ऊर्जा संसाधन। तो पहला है इसमें पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस। तो आइए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के ही बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत इस दुनिया का, इस विश्व का सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, क्योंकि हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं अधिक हैं। इसका कारण है हमारे यहाँ जनसंख्या भी बहुत अधिक है। हमने शुरुआत में बात की थी, भारत स्थलमंडल के 2.4% क्षेत्र को धारित करता है, लेकिन 17.5% जनसंख्या को धारित करता है 2011 की जनगणना के अनुसार। इस दृष्टि से देखा जाए, भारत के पास ऊर्जा संसाधन भी लिमिटेड ही हैं, हालांकि जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारी ऊर्जा आवश्यकता ज़्यादा होने के कारण आवश्यकता होती है हमें कि ऊर्जा से संबंधित सारी संभावनाएं, सारे विकल्प हमारे पास हों। इसी दृष्टि में भारत ने एक लक्ष्य रखा हुआ है कि 2040 तक भारत हरित हाइड्रोजन के मामले में, हरित हाइड्रोजन के जरिए ऊर्जा आवश्यकता में आत्मनिर्भर बनेगा। ये भारत का लक्ष्य है। आप देखेंगे अन्य देशों ने भी इस क्रम में, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से कुछ समय पहले कई सारी घटनाएं हुई हैं, जैसे फुकुशिमा घटना हो गई और भी अन्य घटनाएं हुई हैं। जर्मनी ने इसीलिए 2022-23 में ही, इसी साल 2023 में ही सारे परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए हैं और जर्मनी पूरी तरीके से हरित हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो भी चुका है। हमारा भी लक्ष्य है कि हम भी 2040 या 2047 तक ऊर्जा आवश्यकता के मामले में आत्मनिर्भर होंगे और हरित हाइड्रोजन के जरिए ऊर्जा प्राप्त करेंगे जो स्वच्छ एनर्जी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में। पेट्रोलियम क्या होता है? तो पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक होता है। किसका यौगिक होता है? हाइड्रोजन एवं कार्बन का ये यौगिक होता है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलने से यौगिक का निर्माण होता है, हम जानते हैं। तो एक यौगिक होता ही है, जैसे जल भी एक यौगिक होता है, आगे विज्ञान में पढ़ेंगे। यह ठोस, तरल या गैस के रूप में पाया जाता है पेट्रोलियम, ठीक है, तीनों ही रूप में पाया जा सकता है। कच्चा पेट्रोलियम लगभग, जो कच्चा तेल होता है, जो कच्चा हम क्रूड ऑयल बोलते हैं जिसको, क्रूड पेट्रोलियम लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी अवसादी सेलों में पाया जाता है। हमने बात की थी कोयला भी अवसादी सेलों में पाया जाता है। जितने भी आप हाइड्रोकार्बन देखेंगे लगभग सभी अवसादी सेलों में ही पाए जाते हैं। और जो संगमरमर जैसी जो कुछ चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट होता है, ये सब अवसादी सेलों से हमें प्राप्त होते हैं। तो 30 लाख वर्ष पुरानी अवसादी सेलों से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। भारत में टर्शरी काल की चट्टानों की अपनतियों और भ्रंश फंदों में ये पाया जाता है। जो टर्शरी काल की हमारे यहाँ चट्टानें हैं, इन चट्टानों में हमारे यहाँ पे जो फॉल्ट होते हैं, जिसको हम भ्रंश फंदों बोलते हैं हिंदी में, फॉल्ट ट्रैप में ये पाया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम 1860 में देखा गया था, खोजा गया था, जिसमें असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा इसका पता लगाया गया था, असम की कंपनी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद 1867 में माकूम यानी असम क्षेत्र में ही देश का पहला कुआं खोदा गया। आप जानते हैं तेल कुएं से निकलता है, तेल में जमीन में खोदे जाते हैं कुएं, वहां से तेल प्राप्त होता है हमें। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में है। आप जानते हैं डिगबोई में आज भी रिफाइनरी है, अभी रिफाइनरियों की हम बात करेंगे। डिगबोई असम में भारत की सबसे पुराना तेल भंडार है, डिगबोई असम में, यही रिफाइनरी भी है, ठीक है। यह जो डिगबोई असम है, यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। किसका है? ये ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। तो ये आप याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए, भारत में खनिज तेल उत्पादन की अगर हम 4 क्षेत्रों की बात करें, तो इन 4 क्षेत्रों में कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें पहला आ जाएगा ब्रह्मपुत्र घाटी। इसमें दूसरा जो आ जाएगा ये गुजरात तट हो जाएगा। गुजरात तट में भी बहुत ज़्यादा तेल भंडार हैं। देखिए, आप ऐसे देखिए, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र घाटी। दूसरा हो जाएगा ये राजस्थान गुजरात का क्षेत्र हो जाएगा, तो ये गुजरात तट। तीसरा हो जाएगा पश्चिमी तट, जिसमें आप देखेंगे बॉम्बे हाई के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास तेल के कुएं हैं।
और इसके अलावा एक जो चौथा क्षेत्र है ये है पूर्वी तट। पूर्वी तट में भी आप देखेंगे आपको कहीं कहीं पर तेल के कुएं देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कावेरी बेसिन हो गया, गोदावरी बेसिन हो गया। यहाँ पे कुछ कंपनियों के द्वारा लिए भी हैं, इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सब इनका खनन करती है। रिलायंस भी करती है हालांकि, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ तेल वाले हमारे यहाँ क्षेत्र हैं जो हाइड्रोकार्बन यहाँ प्राप्त होता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। जो ब्रह्मपुत्र घाटी का देश का है, ये ब्रह्मपुत्र घाटी ये देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे डिब्रूगढ़ में और शिवसागर ये दो प्रमुख तेल उत्पादक, डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिलों में नोवा डर्लिंग और बूढ़ी डर्लिंग नदी घाटियों में ये तेल उत्पादक क्षेत्र अवस्थित हैं। चलिए, ये आप लोकेशन बस याद रखिएगा, असम है ये, ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी में असम। यहाँ पे आप पश्चिम बंगाल मत समझ लीजिएगा, जो हमने रॉ मैप बनाया इसके हिसाब से। चलिए आगे बात करते हैं कुछ, और असम के और कुछ तेल उत्पादक देख लें तो इसमें डिगबोई हो जाएगा, जो एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। नाहर कटिया, इसके अलावा हंगरी जनमोरान, ये क्षेत्र का नाम है। रुद्रसागर, लकवा व सुरमा घाटी, ये सब इसके तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। नाम थोड़े से आपको ऐसे लगेंगे, फनी लगेंगे, लेकिन ये सब स्थानों के नाम हैं, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकार में ये सारे क्षेत्र हैं और ये यहाँ पे खुदाई करती है, ठीक है। चलिए, तो ये सब आप याद रखिएगा। डिगबोई जो है, इसकी तेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। 1901 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। रिफाइनरी की स्थापना, डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना, ये याद रखिएगा। और बाकी ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा बाद में इसका 1981 में रिफाइनरी का अधिग्रहण IOCL द्वारा कर लिया गया था, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था। गुजरात भारत में कच्चा तेल उत्पादन के संदर्भ में तीसरे नंबर पर मिलता है। ये तीसरे नंबर पर है गुजरात भारत में कच्चा तेल उत्पादन के संबंध में। यहाँ पे भरूच जिला जो है ये 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर यहाँ पे खनिज तेल भंडार है भरूच जिले में, ठीक है। भरूच या भड़ौज भी इसको बोलते हैं कहीं कहीं पर, तो ये याद रखिएगा। यहाँ तेल की खोज 1958 में हुई थी। 1958 में खोजा गया था। उत्पादन 1961 से शुरू हुआ। लोनेश तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में खंबाती खाड़ी ऊपरी सिरे पर है, ठीक है। ये एक छोटी सी जानकारी है, बाकी बहुत ज़्यादा हम एरिया को नहीं देखेंगे, आप बस इस मोटा मोटा क्षेत्र का याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये अहमदाबाद गुजरात क्षेत्र में कलोल क्षेत्र भी, यहाँ पे कलोल ये क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो तेल रिफाइनरी, तेल उत्पादन होता है यहाँ से, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे कोयाली तेल शोधन भी पाया जाता है। कोयाली तेल शोधन यानी रिफाइनरी भी है यहाँ पे कोयाली में, गुजरात में है ये। IOCL इसको बोला जाता है, कोयाली तेल शोधन रिफाइनरी, इसको IOCL बोला जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? जामनगर जिले में अवस्थित है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। इसको कब स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना 1920 में महाराजा रणजीत सिंह ने करवाई थी। इसे नवानगर के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया? रिलायंस इंडस्ट्री विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है यहाँ पे। अब जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी रिफाइनरी है यहाँ पे। आइए पश्चिमी अपतटीय की बात कर लें। जो पश्चिम में हमने तेल कुआं देखा है, इसकी अगर हम बात कर लें तो इसके बारे में हम देखेंगे बॉम्बे हाई। ये तो आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, बॉम्बे हाई का बहुत चर्चा में नाम रहता है। तो बॉम्बे हाई यहाँ पे पश्चिम अपतटीय क्षेत्र का मुंबई के तट के पास है। ये प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र है। इसके अंतर्गत 160 किलोमीटर दूर पे है ये मुंबई से।
इस तेल की इस रिफाइनरी इस जगह की खोज कब हुई थी? 1964 से 67 के बीच में यहाँ पे खोज हुई है। इसका नामकरण 1965 में किया गया। इस तेल क्षेत्र को रूस एवं भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। किसने? रूस प्लस भारत की संयुक्त टीम के द्वारा खोजा गया था। यहाँ सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया था। तो ये लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र की बसीन क्षेत्र में भी इसको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, बॉम्बे हाई के दक्षिण में पड़ेगा यहाँ पे बसीन क्षेत्र। तो इसके अतिरिक्त पश्चिम में बॉम्बे हाई के अलावा बसीन क्षेत्र भी है। तो बसीन क्षेत्र ये इसके दक्षिण में पड़ेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुंबई हाई के दक्षिण में एक आलिया बेट नाम का भी है। आलिया बेट यहाँ पे ये भी एक लोकेशन है, आलिया बेट, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलें, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। तो ये आपको पश्चिम तट में सारी ये रिफाइनरी सारी ये तेल लोकेशन है, यहाँ पे तेल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी तट की। पूर्वी तट की अगर हम बात करें तो पूर्वी तट में गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में आपको प्राकृतिक गैस के भंडार मिल जाएंगे, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिल जाएंगे। कावेरी बेसिन के नारीमानम और कोइरल कालापल्ली अपतटीय क्षेत्रों में कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान मरुस्थल, बिलासपुर तहसील उत्तर प्रदेश, पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में भी ये हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। ये जो भारत के अपतटीय क्षेत्रों के तेल भंडारों पर किसका नियंत्रण है? इस पे केंद्र सरकार के अंडर में है, ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। कौन से? अपतटीय क्षेत्र भंडार। ठीक है, ये यहीं से जो तेल का है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है हमारे देश में। चलिए, तो बाकी आप ऐसे याद रखिएगा। कुल मिला के कितनी लोकेशन आपको याद रखनी है? अगर हम राज्य के हिसाब से बात करें तो आपको इसमें राजस्थान याद रखना है। अपतटीय क्षेत्र तो आपको याद रखने ही हैं जो आपके तटों से बाहर हैं, जैसे बॉम्बे हाई। लेकिन इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, असम, तमिलनाडु और आंध्र, ये आपको सारे क्षेत्र याद रखने हैं जो आपके हाइड्रोकार्बन और तेल की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कच्चे तेल की। ठीक है, तो ये सब आप सब चीज़ें याद रखिएगा। आइए आगे कुछ और बात कर लेते हैं। कुछ रिफाइनरियों की बात कर लेते हैं जो पीएसयू रिफाइनरियां हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और बच्चे अधिकतर कंफ्यूज भी होते हैं इसमें कि कौन सी रिफाइनरी कहाँ पाई जाती है। तो इसमें महत्वपूर्ण रिफाइनरी की बात करें तो पहले तो डिगबोई रिफाइनरी है, ये असम में पाई जाती है, असम में है। 1901 में ये इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कंपनी का नाम है इसकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी देखरेख करती है। गुवाहाटी में असम में ही है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, ये भी असम का हो जाएगा। बरौनी कहाँ हो जाएगी? बिहार में हो जाएगी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1964 में हुई थी। बरौनी के अलावा कोयाली हो जाएगी, कोयाली गुजरात में है, 1965 में स्थापना हुई थी इसकी। इसके अलावा बोगईगांव है असम में। इसके अलावा हल्दिया पश्चिम बंगाल, हल्दिया आप जानते हैं नेशनल वाटरवेज 1 गया है हल्दिया तक, तो हल्दिया पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी एक रिफाइनरी है, 1975 में स्थापना हुई थी इसकी। इसके अलावा मथुरा में भी एक रिफाइनरी है, इसकी यूपी में है ये, और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1982 में। पानीपत में एक रिफाइनरी है, पारादीप उड़ीसा में एक रिफाइनरी है, मुंबई महाराष्ट्र में भी है 1954 में। तो ये जो रिफाइनरियाँ हैं ना, आपने हल्दिया तक देखा, ये है आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर में। इसके अलावा जो आपकी और रिफाइनरी है मुंबई वाली रिफाइनरी, ये मथुरा की भी इसी के अंडर है। जो अब रिफाइनरी है आपकी मुंबई वाली, विशाखापट्टनम मुंबई, और ये सब पड़े जो मुंबई और विशाखापट्टनम की है, ये आपकी रिफाइनरी होगी, महाराष्ट्र में है, जो हम जानते हैं 1954 में स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर में है ये। जबकि आपकी कोच्चि रिफाइनरी आपकी भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल के अंडर में होगी। ठीक है,
तो ये सब आप अलग अलग रिफाइनरियाँ हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा मैंगलोर में भी ये रिफाइनरी, और तातीपाका आंध्र प्रदेश, ये भी रिफाइनरी महत्वपूर्ण हैं। तो ये सब रिफाइनरियाँ आप याद रखिएगा। इसका 2001 में निर्माण हुआ था, जो सबसे तातीपाका रिफाइनरी है। तो ये सब सरकारी रिफाइनरी हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में हैं। इसके अलावा कुछ संयुक्त उद्यम रिफाइनरी भी हैं, जैसे इसमें हो जाएगा बीना, ये मध्य प्रदेश में पड़ेगी रिफाइनरी। ये 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये भारत और ओमान के सहयोग से शुरू की गई है। किसके? भारत और ओमान के सहयोग से। इसी के तहत भटिंडा रिफाइनरी भी है पंजाब में, ये HPCL और एक अलग से HPCL और मित्तल एनर्जी लिमिटेड के सहयोग से शुरू की गई थी। इसके अलावा आपकी एक और महत्वपूर्ण रिफाइनरी है DTA रिफाइनरी, जामनगर। तो जामनगर में है, ये गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के जो उद्योग हैं, जो निजी उद्योग हैं, ये भी शुरू कर सकते हैं हमारे यहाँ रिफाइनरी। इसके अलावा बाडिनार गुजरात में भी एक रिफाइनरी शुरू की गई 2006 में, नायरा एनर्जी के द्वारा, गुजरात। तो इस तरीके से बहुत सारी रिफाइनरी यहाँ देश में, ये आप इनका सब कुछ याद रखिएगा। ये आपको पेट्रोलियम चैप्टर के लिए आसानी हो जाएगी, पेट्रोलियम चैप्टर समझने में आपको। ठीक है, तो ये सारी आप रिफाइनरियाँ अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा राजस्थान में आप देखेंगे तो नेचुरल गैसेस के भी आपको बहुत ही अच्छे रिसोर्सेस मिलेंगे। हालांकि ये जो रिफाइनरियाँ हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की, या परमाणु ऊर्जा, या नाभिकीय ऊर्जा। तो हम सब जानते हैं कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में नाभिकीय ऊर्जा का भी हमें सहारा लेना पड़ता है। तो इसकी आपूर्ति कहाँ से होती है? इसकी आपूर्ति होती है यूरेनियम से। यूरेनियम एक पहला सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला स्रोत है, और ये सबसे पहले प्रयोग किया गया था नाभिकीय ईंधन के रूप में, यूरेनियम। अगर हम सब जानते हैं कि यूरेनियम का अगर परमाणु का अगर नियंत्रित उपयोग हो तो इससे ऊर्जा बनाई जा सकती है। अगर इसका अनियंत्रित उपयोग होता है तो इससे बम बनाने के लिए भी इसका उपयोग होते हैं। तो भारत ने भी परमाणु ऊर्जा के दिशा में सबसे पहले कदम रखा 1969 में, जब भारत में तारापुर विद्युत ग्रह के रूप में ये पहले नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा भारत में फिर अन्य जगहों पर नाभिकीय संयंत्रों की स्थापना हुई है। आइए इनको देख लेते हैं। ऐसा ही एक संयंत्र है रावत भाटा परमाणु ग्रह। ये कनाडा के सहयोग से कोटा राजस्थान में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ये कब स्थापना हुई इसकी? 1973 में स्थापना की गई। एक अन्य संयंत्र है ऐसा ही, नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह। कहाँ पे है नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह? ये है बुलंदशहर में, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसकी अन्य यूनिट का 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। चौथा हो जाएगा आपका काकरापारा। ये भी एक महत्वपूर्ण नाभिकीय संयंत्र है। ये सूरत गुजरात में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये याद रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा 1988 में भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से तमिलनाडु के कुडनकुलम तमिलनाडु में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुई थी। ये USSR यानी सोवियत संघ के सहयोग से 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखने की आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्टर हैं यहाँ से, जब तक एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। इसके अलावा कुछ और रिएक्टर हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें कैगा एक महत्वपूर्ण रिएक्टर है। ये कर्नाटक राज्य में है, और ये उत्तर कन्नड़ जिले में कैगा नाम के स्थान पर है ये रिएक्टर, इसलिए इसका कैगा रिएक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके 2000 में इसकी यूनिट 2 की स्थापना हुई थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्टर है भारत का। इसके अलावा मीठी बिरदी नाम का रिएक्टर भी है एक हमारी जगह पर। मीठी बिरदी परमाणु रिएक्टर है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये अमेरिका के सहयोग से अभी स्थापित हुआ नहीं है, स्थापित किया जा रहा है। इसकी घोषणा 2008 में हुई थी। और
2015 में जो मंत्रालय है, जलवायु मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय, इसके द्वारा स्वीकृति भी दे दी गई है। ये भावनगर में इसकी स्थापना होगी, गुजरात जिले के भावनगर में इसकी स्थापना होगी मीठी बिजली की, तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके अलावा जैतपुर परमाणु ग्रह भी है, जैतपुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन भी है या परमाणु ग्रह भी है। ये कहाँ पे पड़ेगा? ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से ये प्रस्तावित है अभी, ठीक है। जैतपुर भी, ये भी आप याद रखिएगा। इसकी ये फ्रांस की अरेवा कंपनी के माध्यम से, आप जानते हैं भारत और फ्रांस की दोस्ती है। अभी हमने हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले राफेल या राफेल भी लिए हैं, जो डिसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं और भारत में बहुत महत्वपूर्ण इनका रोल भी है, तो हम ये सब जानते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ भारी जल संयंत्र भी होते हैं, भारी जल संयंत्र और हैवी वाटर प्लांट। ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उनमें उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो इसी तरीके के संयंत्र हैं, थालगुरु जल संयंत्र है, मनुगुरु जल संयंत्र है तेलंगाना में, और इसके अलावा हजीरा, बड़ौदा, कोटा राजस्थान, इन सब में भी जल संयंत्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। हालांकि 2011 की जो फुकुशिमा घटना थी जापान की, इसके बाद से सभी देशों ने जो परमाणु ऊर्जा बनाई जा रही थी, इसमें सब देश अब आगे नहीं हैं। हमने पहले भी बात की थी, जर्मनी ने अपने सारे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बंद कर दिए हैं, अब वो हरित हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा बनाते समय दुर्घटना की ज़्यादा संभावना होती थी, ठीक है। तो इसलिए ये सब आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमने ये आपका न्यूक्लियर पावर का एक चैप्टर कंप्लीट किया। अब आइए बात करते हैं आगे, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे या फिर नवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे हम। ऊर्जा, इसको गैर परंपरागत भी ऊर्जा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है गैर परंपरागत? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि परंपराओं के तौर पे हम जो जीवाश्म ऊर्जा है, कोयले से ऊर्जा है, इसको उपयोग करते रहे, इसलिए इसको गैर परंपरागत भी बोला जाता है, ठीक है। बाकी आपको एक अभी हम इसके बारे में बात करते हैं और आपको आश्चर्य होगा कि भारत के पास 950 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना है, जबकि हमारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ 450 गीगावाट है 2030 तक। 450 गीगावाट का लक्ष्य है हमारा 2030 तक, जबकि हमारे पास संभावना कितनी है? 950 गीगावाट की संभावना है भारत देश के पास, क्योंकि भारत, आप जानते हैं, भारत उष्ण कटिबंध में पाया जाता है, थोड़ा सा शीतोष्ण कटिबंध में भी है। यहाँ पे खूब सूर्य मिलता है, सूर्य की रोशनी खूब मिलती है, तो इसलिए भारत रिन्यूएबल एनर्जी के में बहुत संभावना है। हालांकि हम इससे कम ही टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। आइए कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं जो एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आइए बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा में क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं, ऊर्जा के संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, पहले ही बात कर ली थी, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत हैं, जबकि गैर नवीकरणीय और परंपरागत संसाधन भी इनको कहा जाता है। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा और गैर परंपरागत में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा? इसमें शामिल हो जाएगा सौर, पवन ऊर्जा, बायोगैस, अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, यानी जो कचरे से ऊर्जा बनती है, ये हो जाएगा शामिल। और इसके अलावा इसमें भूतापीय ऊर्जा भी हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा भी हो जाएगा, ज्वार भाटा जो आता है उससे बनने वाली ऊर्जा, लघु जल विद्युत। याद रखिएगा, जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा में नहीं आती हैं। जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं, जल से विद्युत बनाई जाती है ना, तो छोटी जल विद्युत परियोजनाएं ये भी आती हैं किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा में। इसके अलावा बायोमास, तो ये ऊर्जा के गैर व्यवसायिक, इनको क्या कहा जाता है? इनको गैर व्यवसायिक कहा जाता है। गैर व्यावसायिक और नवीकरणीय और गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ये नवीकरणीय संसाधन हो गए, तो इनके हम जानते ही हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते और इनके असीमित भंडार होते हैं।
प्रकृति के पास ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। अगर भारत में देखा जाए तो पवन ऊर्जा के बारे में देखा जाए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा एक बहुत लंबा भारत की बहुत लंबा क्षेत्रफल एक सीमा साझा करता है समुद्र के साथ, तो ऐसे में यहाँ पे पवन ऊर्जा की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। तो इसी क्रम में अगर देखा जाए तो भारत में तमिलनाडु, एक प्रश्न भी बना था महत्व एग्जाम में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदि पवन ऊर्जा के लिए यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं। तो जो तटरेखा है इसके पास में पवन चक्की, पवन ऊर्जा निर्माण एक भारत में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत के महाराष्ट्र के सतारा में पवन ऊर्जा के यहाँ पे बहुत सारी पवन चक्कियां लगाई गई हैं, ये प्रसिद्ध है इसके लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक डेटा भी है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट आई थी इसकी 2020-21 की। इसके अनुसार देश में भूमि स्तर से ऊपर 100 मीटर और 302 गीगावाट एवं 120 मीटर पर कुल पवन ऊर्जा क्षमता है। 120 मीटर पर 695 गीगावाट, यानी भूमि से 120 मीटर ऊंचाई तक 695 गीगावाट की कुल क्षमता है भारत में उत्पादन की। तो ये एक डेटा आया था वार्षिक रिपोर्ट का। अगर 120 मीटर की ऊंचाई पर है पवन चक्की तो 695 गीगावाट की कुल पवन ऊर्जा उत्पादित हो सकती है। ये है संबंधित डेटा, ठीक है। तो पवन विद्युत संभाव्यता की बात की गई है। बाकी आप ये जरूर याद रखिएगा कि पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्य महत्वपूर्ण हैं और ये लगातार नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ज्वारीय ऊर्जा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है। तो समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की मदद से ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण हो रहा है भारत में। अगर हम बात करें तो भारत में 12,455 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। ये कितनी है क्षमता है भारत के पास? जैसे कि हमने सोलर एनर्जी की बात की थी, सौर ऊर्जा की बात की थी, तो इतनी क्षमता है। लेकिन भारत ऊर्जा के दो मुख्य संभावित क्षेत्र हैं, कच्छ की खाड़ी, इसके अलावा खंबात की खाड़ी। यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसको सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया है इन दो लोकेशन को, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, यहाँ पे भी लंबे ज्वार आते हैं, तो ये क्षेत्र भी 5 मीटर ऊंची ज्वारीय रेंज का क्षेत्र है, तो ये भी महत्वपूर्ण लोकेशन है, ठीक है। चलिए भूतापीय ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भूपटल की ऊष्मा से इसका भूतापीय ऊर्जा का अर्थ होता है। इसमें जैसे ज्वालामुखी, गेसर उष्ण स्रोत होते हैं, ये जो जब मतलब बाहर निकलते हैं, जैसे ज्वालामुखी फटा तो इससे भी कुछ ऊर्जा निकलेगी। तो इस प्रकार की ऊर्जा, जैसे गैसर होते हैं, कुछ भूमि से उष्ण स्रोत होते हैं, गर्म स्रोत होते हैं, तो इनसे ऊर्जा प्राप्त करना, इसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ये भी एक ऊर्जा का स्रोत होता है नवीकरणीय ऊर्जा का। तो भारत में प्रथम भूतापीय संयंत्र लगाया गया था 2012 में आंध्र में। वर्तमान अब तेलंगाना में लगाया गया था, इसको तेलंगाना ही बोलेंगे, तब आंध्र में लगाया गया था, ठीक है। 2012 में पहला भूतापीय संयंत्र लगाया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, एक खम्मम में स्थापित किया गया था, तेलंगाना के खम्मम में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित एक और परियोजना है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ये गर्म पानी स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। कहाँ पे? ये मणिकर्ण बिजली संयंत्र है हिमाचल में। तो ये भी भूतापीय ऊर्जा का एक मुख्य बिंदु है, यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा पार्वती घाटी भी इम्पोर्टेंट है। पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण के गर्म स्रोतों से बिजली उत्पादित की जाती है। ये पार्वती घाटी में भी इसी के स्रोत से बिजली उत्पादित की जाती है। मणिकर्ण के अलावा कसौल,
खीरगंगा और पुगा, यहाँ पे भी गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। ये आप सब चीज़ें याद रखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हमने रिन्यूएबल एनर्जी की कुछ बात की, तो ये हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक कंप्लीट होता है एनर्जी का। इसमें कुछ तापीय ऊर्जा के बारे में याद रखिएगा। तापीय ऊर्जा का अर्थ होता है जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में भी याद। तापीय ऊर्जा का अर्थ होता है कोयले से ऊर्जा। इसके अलावा जल विद्युत परियोजना जो भारत में बड़ी हैं, तो ये बड़ी जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल नहीं होती। जो छोटी जल विद्युत परियोजनाएं यही शामिल होती हैं। याद रखिएगा इस फैक्ट के बारे में, क्योंकि आप छोटी जल विद्युत परियोजनाएं अगर उसने पूछ लिया क्या नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल है, तो आप सोचेंगे बड़ी तो होती नहीं, छोटी भी क्यों होगी, लेकिन छोटी होती है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने ताप ऊर्जा के बारे में देखा था। कोयला, खनिज, प्राकृतिक गैस से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो उसको हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। और इसके लिए हमने कुछ प्लांट पे भी बात कर ली थी, जैसे सिंगरौली हो गया, कोरबा हो गया, रामागुंडम प्लांट हो गया, फरक्का, विंध्याचल, तो ये सब भी प्लांट महत्वपूर्ण थे। रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हमने कुछ और बात की थी, जिसमें हमने हमारे लिए महत्वपूर्ण है सोलर पैनल वाले, तैरते हुए सोलर पैनल। आप जानते हैं आजकल तैरते हुए सोलर पैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोलर प्लांट, इसमें आप देखेंगे तो नर्मदा नदी पर भी एक प्लांट बना हुआ है, बन चुका है। रीवा में एक तैरता हुआ सोलर प्लांट बनाया गया, हाल ही में तेलंगाना में रामागुंडम में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट लॉन्च किया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी उत्तर भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है। तो ये तैरते सोलर प्लांट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों के बारे में आप याद रखेंगे। मिलते हैं किसी और सेशन में। नमस्कार।